ओके जी, लास्ट हमारा लेक्चर कितने नंबर लेक्चर था? लेक्चर नंबर 20। आज हमारा है लेक्चर नंबर 21। लेक्चर नंबर 21। लेक्चर नंबर 21। नहीं 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 नहीं, आज आगे चलेंगे। प्रैक्टिस भी है, थ्योरी भी है, बिल्कुल है। आज बड़ा इंटरेस्टिंग काम करना है जी। लेक्चर नंबर 21 है बेटा। बीएफडी में हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, जानबूझ के रिवाइज कर रहा हूं ताकि आप मेरे साथ मेंटली, फिजिकली, कॉन्सेप्चुअली साथ हों। हमने इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा था जवानों, बताएं ज़रा, क्या हेडिंग्स पढ़ी थी? सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। वैक की डेफिनेशन क्या थी जी? बताएं जी, वैक क्या होती है? मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर्स होती है। कंपनी के जो इन्वेस्टर कंपनी को पैसा देने के बाद जो रिटर्न डिमांड करते हैं, पैसा देने के बाद मिनिमम या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर, और कंपनी को ये देना पड़ता है क्योंकि वो पैसा दे रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगली बात, क्या ज़रूरत होती है वैक की? वैक क्यों कैलकुलेट की जाती है? जी जनाब, आपने ही बताना है। वैक कैलकुलेट क्यों की जाती है? मकसद क्या है उसका? एनपीवी के लिए। हाँ, इन्वेस्टमेंट डिसीजन या एनपीवी के लिए ज़रूरत होती है। उसके बाद मर्जर एक्विजिशन की डिसीजन मेकिंग के लिए, बिल्कुल। डी मर्जर एक उल्ट होता है मर्जर का, उसके लिए। एक और मकसद था, पर्पस कह दो या नीड कह दो। और किस मकसद के लिए ज़रूरत होती है? फाइनेंसिंग प्रपोजल का डिसीजन लेने के लिए कि हमें अगर पैसा लेना चाहिए तो कहाँ से, और ऑप्टिमल डेट इक्विटी रेशियो या कैपिटल स्ट्रक्चर का तयन करने के लिए। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर के कंपनी की वो क्या डेट इक्विटी रेशियो हो जो कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज कर दे। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी तरह की थी जी बना भाईजान? कितनी तरह की कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वैक होती है? एक होती है वो रिवाइज्ड वैक, एक होती है कंबाइंड वैक, एक होती है सिंपल वैक। सिंपल नहीं कहते हम उसको, करंट कहते हैं। करंट वैक और रिवाइज्ड वैक, कंबाइंड वैक। हाँ जी, कंबाइंड वैक। एक छोड़ गए हैं सर वो जो इसके अंदर हमने वो देखना होता है, वो फ्लक्चुएशंस के ऊपर जो रिस्क एडजस्टेड वैक। 4 तरह की वैक होती है, रिस्क एडजस्टेड वैक, करंट। हाँ बताओ भी, बताओ, नोट्स नहीं देखने। करंट वैक कब निकालते हैं और किस मकसद के लिए निकाली जाती है? रिस्क एडजस्टेड वैक किस मकसद के लिए निकाली जाती है? रिवाइज्ड वैक किस मकसद के लिए निकाली जाती है? और कंबाइंड वैक किस मकसद के लिए निकाली जाती है? चलो ये तो मैं बता देता हूँ, ये तो मर्जर एक्विजिशन में ज़रूरत पड़ती है इसकी। कंबाइंड वैक मर्जर, कंबाइंड एंटिटी की, जब एंटिटी मर्ज हो जाती है, मर्ज एंटिटी के लिए ज़रूरत पड़ती है मर्जर एक्विजिशन में। अच्छा जी, हाँ जी, ये बताएं करंट वैक कहाँ पे इस्तेमाल होती है? एनपीवी को निकालने के लिए। रिस्क एडजस्टेड वैक कहाँ इस्तेमाल होती है? डाइवर्सिफिकेशन कर रहे होते हैं, और जो आप जिस नई जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे उसकी वजह से जो आपके इन्वेस्टर्स के रिस्क में इजाफा होने की वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, तो आप उस कॉस्ट नहीं, बस आप इतनी बात करें, करंट वैक भी एनपीवी निकालने के लिए होती है, रिवाइज्ड वैक भी एनपीवी निकालने के लिए होती है। अब हाँ, रिस्क एडजस्टेड वैक भी एनपीवी निकालने के लिए होती है, लेकिन जिस प्रोजेक्ट की एनपीवी निकालनी है, हाँ जी, जिस प्रोजेक्ट की एनपीवी निकालनी है वो आपका एक्सपेंशन प्रोजेक्ट होता है, और इसमें होता है नई इंडस्ट्री में जा रहे होते हैं। बस इतना कहना है आपने। यानी आपसे को पूछे करंट वैक क्यों निकाली जाती है, तो आपने कहना है एनपीवी के लिए,
इस्तेमाल होती है, और एनपीवी उस प्रोजेक्ट की जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर ही एक्सपेंशन कर रहे हैं हम। एक्सपेंशन प्रोजेक्ट की एनपीवी के थ्रू डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल होती है, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट की एनपीवी के लिए रिस्क एडजस्टेड वैक, डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं जब इदारा प्रोजेक्ट जो कर रहा है वो न्यू इंडस्ट्री में कर रहा है, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन मींस कंपनी इज प्लानिंग टू एंटर इनटू अ न्यू इंडस्ट्री, कंपनी इज प्लानिंग टू एक्सपैंड इट्स एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑपरेशंस, तो वो ये होगा। डिफरेंट इंडस्ट्री, न्यू डिफरेंट एक ही बात है। सर मसलन आप टेक्सटाइल में है तो सीमेंट में जा रहे हैं, उसको डिफरेंट इंडस्ट्री कह दो या न्यू कह दो, न्यू इंडस्ट्री। पहली दफ़ा जा रहे हैं आप, अगर आप पहली दफ़ा नहीं जा रहे तो वो फिर एग्जिस्टिंग है, समझ आ रही है। सर एग्जिस्टिंग में जो निश चेंज करते हैं वो तो होता है जो ये बेसिकली कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन जो होती है जिसमें आप बिल्कुल अपनी इंडस्ट्री भी चेंज कर लेते हैं, ये वो वाली ये वो है डाइवर्सिफिकेशन। रिवाइज वैक कब निकालनी है जी भांजन बताएं। सर रिवाइज बैक तब निकलती है कि जब आपने कोई अब डेट इक्विटी रेशियो के अंदर आप अपनी चेंज लेके आए हो, या आपने कोई डी इन्वेस्ट किया हो, या आपने कोई नया पैसा हाँ जी, डेट बढ़ जाए या डेट कम हो जाए, इक्विटी फाइनेंस बढ़ जाए, कम नहीं होता, या कंपनी कोई भी न्यू प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर ले या कोई भी चेंज क्वेश्चन में बता दे, तो न्यू प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के बाद, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट भी मांग सकता है रिवाइज बैक, आफ्टर टेकिंग न्यू डेट, आफ्टर रीपेमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग डेट, कुछ भी कह सकता है, ठीक है। 4 तरह की वैक है। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं जी। हमने अगली बात क्या की थी इंट्रोडक्शन में ही, कि वैक को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, और मैं वैसे करंट वैक ही पढ़ा रहा हूँ अभी। वैक को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो मैंने आपसे कहा था वैक को कैलकुलेट करने के लिए या तो ये फार्मूला यूज़ कर लें, एक्सेल पे ज़रा मुश्किल होगा, VE डिवाइडेड बाय टोटल मार्केट वैल्यू इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस VP डिवाइडेड बाय टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फंड्स, KP की परसेंटेज, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। और तीसरा होता है VD का मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ डेट्स टोटल, और ये सारी इन रकमों का टोटल होता है नीचे जो आ रही है, और KD 1 - T ये लगा दें। मैं इसकी बजाय टेबल अप्रोच पे जाता हूँ, तो वैक कैलकुलेट करने के लिए जो टेबल है उसमें 4 कॉलम है। कितने? 4 कॉलम मेन है। पहला कॉलम है बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड को देख के, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड को देखें कि इस कंपनी ने कहाँ कहाँ से पैसे लिए हुए हैं। तो कोई भी कंपनी 3 मेन तरीक़ों से पैसा ले सकती है, ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और लॉन्ग टर्म डेट। मैंने कहा था इस लॉन्ग टर्म डेट को हम फर्दर इसकी डिटेल याद कर लेंगे। बैंक लोन, उसके बाद इररिडीमेबल एक होते हैं बॉन्ड या डिबेंचर्स, एक रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं, और आखिरी ये कौन से होते हैं? कन्वर्टेबल। असल में ये डिबेंचर की डिफरेंट टाइप्स है, जानबूझ के लिख रहा हूँ, हालांकि तकरीबन तरीका सबका एक जितना जैसा ही है, थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। आगे चलें। नेक्स्ट मैंने कहा था टोटल मार्केट वैल्यू निकालेंगे, टोटल मार्केट वैल्यू निकालेंगे शेयर्स की, ये इसकी तो मार्केट वैल्यू बैलेंस शीट की बुक वैल्यू के बराबर है। बैलेंस शीट की वैल्यू को बुक वैल्यू भी कहते हैं। अच्छा जी, ये वैल्यू कैसे निकालेंगे बताया था कल मैंने। एक शेयर की मार्केट वैल्यू को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? नंबर ऑफ शेयर से, बताया था मैंने। टोटल मार्केट वैल्यू कैसे आएगी? मार्केट वैल्यू पर शेयर इनटू नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। ये कैसे आएगी? मार्केट वैल्यू पर शेयर इनटू नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ऑर्डिनरी प्रेफरेंस। इसकी मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू बराबर होती है बैलेंस शीट की। इररिडीमेबल में भी ऐसे ही है, मार्केट वैल्यू पर बॉन्ड इनटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स या डिबेंचर। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कहाँ से मिलेंगे? नहीं दिए होंगे, सीधे सीधे सवाल में नहीं दिए होते कई दफ़ा। फिर नंबर ऑफ बॉन्ड्स कहाँ से मिलेंगे? मैंने कहा था बैलेंस शीट दी होगी शायद, तो बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स में छुपे होते हैं। आपने याद ही ये करना है बैलेंस शीट में दिए होंगे। हाँ, अगर बैलेंस शीट नहीं दी हुई तो फिर सामने ही दिए होंगे, लेकिन बैलेंस शीट या बैलेंस शीट का डाटा दिया होगा पार वैल्यू, उससे निकाल लेंगे। उसके बाद ये इंडिविजुअल कॉस्ट निकालते हैं एक एक एलिमेंट की, ये वर्किंग करके आएगा। तो KE का आंसर, KP का आंसर और KD का आंसर परसेंटेज में ये निकाल के आगे फिर ओवरऑल वैक कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। बाद में इनको ऐड अप, तो ये हमने कल प्रैक्टिस की थी। उसके बाद हम आ गए थे
ऑर्डिनरी शेयर्स की, क्या ऑर्डिनरी शेयर्स पर आ गए थे। ये वर्किंग मैंने मेन सिखानी है ना, इसकी तरफ आना है मेन। तो ऑर्डिनरी शेयर्स पर जब हम आए थे तो हमने कहा था अगर आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है, क्या निकालनी है, बाय कैपम। तो कैपम के ज़रिए अगर आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है तो आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है जी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जितने परसेंट है उसके लिए आरएफ की परसेंटेज, इक्विटी बीटा, आरएम की परसेंटेज माइनस आरएफ। ठीक है जी। आरएफ हमने कहा था क्या होता है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स का होता है, या गवर्नमेंट बॉन्ड्स ना कहे तो टी बिल्स का रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा, उसको आरएफ कहते हैं, बॉन्ड्स का रिटर्न। उसके बाद आरएम, स्टॉक मार्केट, या जिसको केएससी 100 इंडेक्स कह सकता है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ये रिस्की इन्वेस्टमेंट्स का रेट ऑफ रिटर्न होता है, हमने कल कहा था। आरएम में से आरएफ को अगर माइनस कर दें तो ये जो बचता है वो रिस्क लेने की वजह से एक्स्ट्रा रिटर्न, उसको कहते हैं रिस्क प्रीमियम। और इक्विटी बीटा, सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ कंपनी। जब हमने सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ कंपनी लिखा था तो फटा ये पड़ गया कि ये क्या होता है, तो फिर मैंने इसके ऊपर थ्योरी बताई थी कि कैपम के मुताबिक रिस्क से मुराद है फ्लक्चुएशंस इन रिटर्न्स ऑफ कंपनी एंड इट्स इन्वेस्टर्स। असल मनसा इन्वेस्टर का रिस्क किसे कहते हैं, फ्लक्चुएशन इन रिटर्न्स। अगर ये फ्लक्चुएशन ड्यू टू मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं तो फिर उसको कहते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। ये जो फ्लक्चुएशंस हैं ये किस वजह से हैं, ड्यू टू मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन रेट, एक्सचेंज रेट, इवन इंटरेस्ट रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से है ये फ्लक्चुएशन, तो सिस्टमैटिक है। अगर ये मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से नहीं है, कंपनी स्पेसिफिक किसी फैक्टर की वजह से है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स की वजह से है, ड्यू टू यूनिक कंपनी या इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स की वजह से कंपनी के इन रिटर्न्स कम हो रहे हैं, जैसे मैंने गंदम की मिसाल दी थी, तो ये क्या कहलाता है, अनसिस्टमैटिक रिस्क फैक्टर। ठीक है जी। हाँ जी, हमने ये बात की थी कि सिस्टमैटिक रिस्क को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। कोई भी इन्वेस्टर ये कंट्रोल नहीं कर सकता, इन्वेस्टर इसको फेस करता है। और इसको हमने कहा था जो सिस्टमैटिक रिस्क है इसको कंट्रोल या रिड्यूस किया जा सकता है, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टर को सारे पैसे किसी एक इंडस्ट्री में नहीं लगाने, कंट्रोल करने के लिए उसको पोर्टफोलियो चाहिए होगा। सर इसको इन्वेस्टी कवर भी नहीं करता सिस्टमैटिक। हाँ जी, पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको, एक जगह सारे पैसे नहीं लगाने, डिवाइड कर करके लगाएं। ठीक है, ये बताया था हमने। आगे चलते हैं जी। हमारी अगली क्लास कब है, मंडे को। मंडे को, हाँ उम्मीद है होगी। तो उस दिन मैं आपको इस चैप्टर के सारे नोट्स दे दूंगा, पिछले वाले भी तकरीबन कंप्लीट हैं, कोई एक आधी एग्जांपल रह गई है उसमें। तो आ जाएं जनाब, किधर गए किधर गए किधर गए। ये डायग्राम से देख लें, टोटल रिस्क में क्या क्या शामिल होता है, सिस्टमैटिक, और ये ख़त्म हो जाता है। डाइवर्सिफाइड का मतलब होता है कंट्रोल या रिड्यूस बाय द इन्वेस्टर,
और कौन सा रिस्क इन्वेस्टर कम नहीं कर सकता, और ये उसको फेस करना पड़ता है, इसीलिए बीटा सिस्टमैटिक रिस्क को शो करता है। अब आगे ये सारी एक्सप्लेनेशन उसने दी हुई है, बड़ी डिटेल से पढ़ना है ये चैप्टर, आपको ज़रूर थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी पढ़ेंगे तो रिटेन होगी, और इसमें कोशिश मैंने की है कि आई कैप की किताब वाली सारी चीज़ें कवर हो जाएं, ठीक है। लें जी, ये एक एग्जाम्पल है, खामोशी से पढ़ें और पढ़ने के बाद ज़रा ये मुझे बताएं कि ये एक डॉन फैक्ट्री है जो डबल रोटी बनाती है, और ये वो मैंने ये फैक्टर्स दिए हैं, आपने इनको ध्यान से पढ़ना है, और इन सारे फैक्टर्स के आगे ये लिखना है कि ये सिस्टमेटिक हैं कि अनसिस्टमेटिक रिस्क फैक्टर्स हैं, बस ये आपने इनके आगे बड़े आराम से तसल्ली से लिखना है कि ये सिस्टमेटिक रिस्क फैक्टर्स हैं डॉन ब्रैडे कंपनी के लिए, या ये अनसिस्टमेटिक रिस्क फैक्टर्स हैं। सिस्टमेटिक रिस्क फैक्टर जो होंगे वो सारों को हिट करेंगे, खाली ये डॉन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को नहीं, लेकिन जो अनसिस्टमेटिक होंगे वो फैक्टर होंगे जो इन्हीं को, इस कंपनी को, या सिर्फ इस इंडस्ट्री को जो डबल रोटियां बनाती है हैं, बन बनाती है, उसको हिट करेंगे। तो आपने इनमें से बताना है कि कौन सा सिस्टमेटिक में आ रहा है, कौन सा अनसिस्टमेटिक में, ये लिखते जाइएगा एस और यूएस, बस इस तरह लिखते हैं इसके सामने, ये नोट्स में है ये एग्जाम्पल, बस अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव किया जा रहा है ताकि आपको ये पहचानने में आसानी हो कि सिस्टमेटिक रिस्क फैक्टर होते हैं ड्यू टू मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, और कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर से अगर इन्वेस्टर के रिटर्न चेंज हो रहे हैं तो वो अनसिस्टमेटिक है। शाबाश करें जी इसको। बिस्मिल्लाह। वॉलेटिलिटी का मतलब भी फ्लक्चुएशंस होता है। वॉलेटिलिटी किसे कहते हैं? फ्लक्चुएशन को, कि कभी रिटर्न ऊपर चले गए, कभी नीचे चले गए। ऊपर जाना तो सबको पसंद है, लेकिन जब एक दफ़ा ऊपर चले जाते हैं तो आपकी उम्मीद बंध जाती है कि आइंदा भी इतने ही होंगे, और जब नीचे जाते हैं तो बेड़ा गर्क। समझ आ गई? तो बच्चे समझते हैं ऊपर जाने में तो मसला ही कोई नहीं, ऊपर इनकम जाएगी, रिटर्न तो फ़ायदा है। बेटा वो आपकी उम्मीद बन जाती है कि अगली दफ़ा इतना ही आना चाहिए, और वो इतनी अमाउंट नहीं आती तो सारी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है। लिख लिए? पॉइंट आउट कर लिए जवानों? एक में डाउट है, आ गया ना डाउट? जी जनाब, बताऊं? पहला फैक्टर जो इंटरेस्ट रेट होता है, जर्नल इंटरेस्ट रेट का मतलब है सब ओवरऑल जो मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से स्टेट बैंक चेंज करता है, जर्नल का है उसने। हो सकता है कि इस कंपनी को लोन लेने पे इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट को ज़्यादा चार्ज कर रहा हो बैंक, वो एक अलग बात है, या इस इंडस्ट्री। तो ये सिस्टमैटिक रिस्क फैक्टर है, मैक्रो इकोनॉमिक में आ जाता है। हाँ जी, आटे की कीमतें बढ़ रही हैं, तो आटे की कीमतें बढ़ रही हैं तो आटा महंगा, उन्होंने से इनकी डबल रोटी महंगी करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे तो प्रॉफिट कम होंगे। तो ये अनसिस्टमेटिक रिस्क फैक्टर है, क्योंकि सारी चीज़ों की कीमत नहीं बढ़ी, सिर्फ आटे की बढ़ रही है। गवर्नमेंट ने नॉन करंट एसेट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस पर जो टैक्स बेनिफिट मिलता है डेप्रिसिएशन के ज़रिए, वो कानून ही चेंज कर दिया। गवर्नमेंट ने टैक्स बेनिफिट का कानून ही चेंज कर दिया, यानी उन्होंने कहा जो भी एसेट्स आप अपने बिजनेस के लिए खरीदेंगे उस पर टैक्स डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, कम मिलेगी या ज़्यादा मिलेगी, जो भी है चेंज कर दिया कानून। तो ये क्योंकि किसी एक कंपनी के लिए नहीं टैक्स रूल चेंज होते, सबके लिए होते हैं, तो ये भी सिस्टमैटिक फैक्टर होगा। कहाँ लिखा हुआ है? तो नॉन करंट एसेट सब में ही होते हैं। कौन सी ऐसा बिजनेस जिसमें नॉन करंट एसेट ना हो? एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री जी, तो उसमें ज़मीन, वो आप, हाँ, लेकिन फिर भी तो कुछ ना होगा। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में अगर आपने जानवर भी रखे हैं तो जानवरों से वो जो आप दूध को वो करते हैं पेस्चराइज्ड और ये वो, हाँ क्या कहते हो, गाड़ियाँ भी तो यूज़ होती हैं,
दूध छूट ट्रांसपोर्ट करने सिस्टमैटिक वैसे लिखा था, लेकिन वो सिस्टमैटिक नहीं है। हैं कौन सा ऐसा बिजनेस है? हाँ, कम ज़्यादा हो सकते हैं। मसलन हमारा अब ऑनलाइन है, मसलन मेरा कॉलेज ही सारा ऑनलाइन है। अब हमारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं, इंटेंजिबल पे टैक्स बेनिफिट अलाउड होता है? हाँ होता है, स्ट्रेट लाइन पे होता है। गवर्नमेंट कहते हैं जी वो गए, तो ठीक है। इंटेंजिबल पे अलाउड नहीं है, तो सारी कंपनीज में कुछ ना कुछ तो इंटेंजिबल होते ही हैं। अच्छा जी, डिक्लाइन इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री वेयर डाउन कंपनीज बेस्ड, जी अनसिस्टमेटिक नहीं है, क्यों? कंट्री पूरी वो एक हाँ, उसने ऐसे जानबूझ के डाउन कंपनी दे के ना आपको तंग किया। असल में उसने क्या है, जिस मुल्क में वो कंपनी बेस कर रही है उस मुल्क की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया। तो मुल्क की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क होना सिस्टमैटिक रिस्क फैक्टर है, खाली डाउन कंपनी के लिए नहीं हुआ इकोनॉमी का बेड़ा गर्क, और भी लोगों को हिट करेगा जी। गवर्नमेंट ने एडवाइस किया है लोगों से कि भूखे ना जाया करो दफ्तर, सवेरे चंगा नाश्ता करके डबल रोटी अंडा ये वो ब्रेकफास्ट करें। गवर्नमेंट की इस एडवाइस का मतलब ये होगा कि जो लोग पहले नाश्ता नहीं करते थे, ये बड़ा एम्बिगुअस सा पॉइंट है, लोगों को समझ नहीं आता क्या कह रहा है एक्चुअली, क्योंकि कम एक्सप्लेनेशन है ना। तो असल में क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सुबह नाश्ता नहीं करते, हैवी नाश्ता तो वो कभी करते ही नहीं। तो गवर्नमेंट ये कहती है पायन जी तुसी परोठे नहीं खा सकते तो चलो डबल रोटी खा लो, या नाश्ता ज़रूर करें, या दूध का एक कप और ये वो। तो इसकी वजह से क्या है, गवर्नमेंट इनकी इंडस्ट्री को एक प्रोटेक्शन, या इनको समझ लें वो एक हालांकि गवर्नमेंट ने को कानून नहीं बताया, बस सजेशन दी है कि यार खाया करें। जैसे किसी दौर में अर्तुगुल देखने की, वो अर्तुगुल ड्रामा देखने की एडवाइस की थी प्राइम मिनिस्टर ने कि वो देखें, वो बहुत अच्छा है, ये वो आपकी स्पिरिचुअल वो इम्प्रूव होगी। तो हालांकि उसका क्या ताल्लुक है गवर्नमेंट के साथ, लेकिन इस तरह वो एक डायरेक्शन देना मकसद होता है, लोगों को एक सोच देना मकसद होता है। तो क्या ये बात समझ आ रही है? गवर्नमेंट की इस एडवाइस का इम्पैक्ट क्या आएगा? हो सकता है कि 2 4 5 लोग जो नाश्ता नहीं करते थे वो कहें यार जाने जाने बंच मक्खन लवाइए, आओ चलो ना हैं, या वापसी पे हल्का लाइट सा नाश्ता कर ले। तो इसकी वजह से सारों को इम्पैक्ट नहीं आना, खाने पीने की इंडस्ट्री में इफेक्ट आना है, तो ये भी खाने पीने की इंडस्ट्री में है। तो ये चीज़ इनके लिए ऑल्दो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है, लेकिन इससे रिटर्न तो ऊपर जाएगा ना, समझ आ रही है? और 4 5 6 दिन का फर्क आएगा, बाद में फिर वो भूखे जाना शुरू हो जाए शायद। तो ये फैक्टर अनसिस्टमेटिक है, क्योंकि ये सिर्फ फूड इंडस्ट्री को थोड़ा बूम देगा टेम्परेरी। आगे, स्ट्राइक बाय लेबर यूनियन इन द मेन फैक्ट्री ऑफ द कंपनी, जी लेबर यूनियन ने स्ट्राइक कर दी है कंपनी में, पूरे मुल्क में नहीं, हमारी कंपनी की फैक्ट्री में लेबर ने स्ट्राइक कर दी। तो अनसिस्टमेटिक रिस्क फैक्टर है, अनसिस्टमेटिक ही है ना कि क्या कहते हैं, मैंने गलत, हाँ बस ठीक है, पता लग गया जनाब, समझ आ गई, मुश्किल तो नहीं है, बस समझ कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, ऐसा सवाल आना नहीं आपको, लेकिन एक आपको आइडिया जनरेट कर रहे हैं। आजे जनाब, हमने उसके बाद ये कहा था कि सिस्टमैटिक रिस्क जो होता है इसको बीटा से मैयर किया जाता है। इसको तो ख़त्म कर लिया ना इन्वेस्टर ने काफ़ी हद तक। सिस्टमैटिक रिस्क को मैयर कैसे करना है, सिस्टमैटिक रिस्क को मैयर कैसे करना है, किसी भी कंपनी को सिस्टमैटिक रिस्क यानी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स का कितना सिग्निफिकेंट इंपैक्ट हो रहा है, होना तो सब पे, किसी पे कम होना है किसी पे ज्यादा। तो आपने सिस्टमैटिक रिस्क को मैयर कैसे करना है कि एक कंपनी और उसके इन्वेस्टर को कितना रिस्क फेस करना पड़ रहा है, तो उसके लिए बीटा होता है, इसके लिए इक्विटी बीटा होता है, या बीटा होता है जो सिस्टमैटिक रिस्क को इंडिकेट करता है। तो इक्विटी बीटा से मैयर करना है। इक्विटी बीटा की 3 वैल्यूज होती हैं, मैंने कहा था, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1, और 0 भी हो जाती है कई दफ़ा, लेकिन चलो हम वो अलहदा उसमें ही आ गई, लेकिन मैं इसको अलहदा लिख रहा हूँ। अगर किसी भी कंपनी का बीटा स्टॉक मार्केट का नहीं होता, बीटा पूरे कंट्री का नहीं होता, बीटा हर कंपनी का होता है कि ओवरऑल मार्केट में आने वाली फ्लक्चुएशन का आपकी कंपनी पे कितना इम्पैक्ट है, आपकी कंपनी कितना रिस्पॉन्स शो कर रही है। तो बीटा ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है कंपनी मार्केट की अदर कंपनीज के मुकाबले में ज़्यादा रिस्की है, और ये सिमिलर रिस्क है उसमें मार्केट की बाकी कंपनीज की तरह, या सेम लेवल ऑफ रिस्क है। जिस कंपनी का बीटा लेस देन 1 होता है इसका मतलब है वो मार्केट की अदर कंपनीज के मुकाबले में कम रिस्की है, और जिसका बीटा 0 होगा वो नो रिस्की है। बीटा नेगेटिव भी हो सकता है, अगर इनवर्स रिलेशन, हाँ नेगेटिव का मतलब होता है कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है,
साड़ी कंपनी थले जा रही, पता नहीं वो क्या, वो खास ही हालात आपके ऊपर पड़े हैं। जिस तरह कोविड के अंदर पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर रही थी और ये ऑनलाइन वाले ऊपर जा रहे थे, हाँ, फार्मास्यूटिकल वगैरह ये फार्मास्यूटिकल और ऑनलाइन बिजनेसेस, बहुत ऊपर ऑनलाइन एजुकेशन वाले सारे स्कूल कॉलेज आए ऊपर उनके लिए। हाँ जी जी, नहीं मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ उस कंपनी का बीटा मैं देखूंगा, ठीक है। बाकी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो उसके बाद भी देख सकते हैं आप बीटा, किसी ने माइंड नहीं करना, क्योंकि आपका बीटा चेंज होता रहेगा तो रिस्क चेंज हो रहा है। आपको लगता है यार ये बहुत रिस्की होगी कंपनी, निकालो इसमें से पैसे, तो बीटा इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट के बाद आप इसको सिर्फ मॉनिटर कर रहे होते हैं, मॉनिटर का मतलब है देख रहे हैं बढ़ तो नहीं गया, मेरी रेंज से ऊपर तो नहीं चला गया बहुत ज़्यादा, ठीक है। बीटा कैन बी नेगेटिव अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, नॉर्मल में नहीं होता, बीटा कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव भी हो सकता है, -1 -2, यानी मार्केट अगर स्टॉक मार्केट या ओवरऑल इकोनॉमी 10% नीचे जा रही है तो आप 20% ऊपर जा रहे हैं। उल्टा नेगेटिव का मतलब होता है कि हमारी कंपनी के जो रिटर्न्स हैं, रिटर्न्स आर इनवर्सली रिलेटेड, हाँ, रिलेटेड टू रिटर्न्स ऑफ अदर, सॉरी, रिटर्न्स ऑफ मार्केट, और वो फ्लक्चुएशन आनी है मार्केट में, हमारी कंपनी में वो फ्लक्चुएशन मार्केट में एडवर्स आ रही है, हमारी कंपनी के लिए वो क्या आ रही हैं, पॉजिटिव आ रही हैं, ठीक है। बीटा कैन भी नेगेटिव। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलें, बीटा के कम ज़्यादा होने से इन्वेस्टर अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ाएगा, तो फिर उसके बाद कैपम के फॉर्मूले में और क्या था, बस यही बातें बताई थी कल मैंने, मेरा ख्याल है, और तो कुछ भी नहीं था। आगे आ जाए, करें जी, ये एग्जाम्पल करें, एग्जाम्पल 5, जल्दी से, कैलकुलेटर पे ही हो जाएगी, छोटी सी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 5, अजान होगी, बस ये एग्जाम्पल करें, नमाज के लिए जाते हैं, फिर ये एग्जाम्पल कर ले, लेकिन ये कैलकुलेटर पे करनी है। क्या है इसमें, मैंने मेरा ख्याल है बीटा शीटा दिया हुआ है, और हर कंपनी का या हर इन्वेस्टमेंट का, आपकी कंपनी के पास 5 इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन 5 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपने एज एन इन्वेस्टर अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकाल के दिखाना है। ये 5 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, तो आपको हर इन्वेस्टमेंट से क्या रिटर्न कमाना चाहिए ये निकालना है। ये मेरा ख्याल है जो ये 10% है, ये क्या दिया हुआ है, ये 10% क्या चीज़ है, मार्केट रेट है ना, और ये रिस्क फ्री रेट, ये आरएफ है, ये तो कांस्टेंट ही रहना है, अजम्पशन है, जिस मर्जी कंपनी में चले जाओ ये है। हाँ, बीटा हर कंपनी का अपना अपना या हर इन्वेस्टमेंट का अपना अपना है, तो पहले में मेरा ख्याल है आंसर आ जाएगा 11.2%, जी बिल्कुल। दूसरी 16%, अगला 7%, शायद मेरा ख्याल है 1.5% है, 1.5% कैसे आ गया, और 4% तो आरएफ है, 5.5%, मेरे मुताबिक तो कुछ और आ रहा है, मेरे मुताबिक 7% आना चाहिए ये। देखो आरएफ है 4%, बीटा है 0.50, और आर एम माइनस आर एफ 6, ये पहले हल होगा, आपने पहले जमा नहीं करना भजन, मैथ के असूलों की आत्मा या धज्जियां नहीं बखेर रही बेटा, ये पहले सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने पहले जमा तो नहीं कर दिया। अगला क्या आएगा, 0 जब बीटा होगा, 0 बीटा होगा तो आपका आंसर हमेशा आर एफ के बराबर ही आना है, और ये बीटा 1 हो तो मार्केट रिटर्न के बराबर ही जवाब आता है, ये तो कॉमन रट्टा है। बीटा 0 होगा तो आर एफ के बराबर जवाब आएगा, बीटा 1 होगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट मार्केट की इन्वेस्टमेंट की तरह किया तो 10% रिटर्न लेना चाहिए। हाँ, बीटा 1 से या 0 से हिलेगा तो जितना ऊपर जाएगा मार्केट रिटर्न से ऊपर है, ठीक है। नमाज पढ़ ले, नमाज पढ़ के आके फिर करते हैं, ओके जी। नमाज के बाद ये एग्जाम्पल 6 करें जी, एग्जाम्पल 5 हमने की थी, एग्जाम्पल 6 सॉल्व करें।
मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा। हाँ जी, ऑनलाइन वाले भी और फिजिकल वाले दोनों एग्जाम्पल 6 सॉल्व करें। ये हर सिचुएशन एक अलग क्वेश्चन है। पहले का क्या आंसर है? एक पहले मैं पांचों करता कर लें कर लें। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मांगी हुई है। हूँ। जी सर गिल्ड क्या होता है? जी, गिल्ड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कहते हैं यूके में। यूके में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कई तरह के, उसमें से एक है गिल्ड्स। गिल्ड्स मीन्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। काफी वाला में मुझे लग रहा है कि ये कोई क्या है ये कॉस्ट इक्विटी मांगते हैं 5 ये वोलेटिलिटी ये आखिरी वाले में बीटा बताना हम्म, और उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। आखिरी वाले में बीटा बताना है। चलो, पहला वाला जो है ये मेरा ख्याल है RM है। ट्रेजरी बिल्स, ये RF है, ये बीटा है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बतानी है। $13.4% है शायद। सर पहला हाँ, 13.4 है पहला 13.4, दूसरा 9.4 दूसरे में क्या कहता है जी? बीटा दिया है, मार्केट रिटर्न ये RM है, रिस्क फ्री 4% है। ठीक है, 4% बीटा RM। 9.4। जी अच्छा जी, अगला जो है 10.6 RF 7%, मार्केट रिटर्न RM 11%। और ये तो सिंपल है, ये तो वही नहीं आ गया। अच्छा, 7%, 11 माइनस 7। ये पहले ये सारा फैक्टर सॉल्व करना है, बाद में ऐड करना है, मैं बता दूं। 10.6% प्रैक्टिस कराई जा रही है बस, और कुछ नहीं है। हाँ जी, एक्सपेक्टेड रिटर्न RM RF बीटा। तो सिंपल सी बात है, RF है 3%, बीटा है 1.8, 7% माइनस 3%, 10.2 है। आखिरी वाले में कहता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी का जवाब दिया हुआ है। 0.7 कॉस्ट ऑफ इक्विटी का जवाब दिया हुआ है। रिटर्न ऑन गिल्ड्स, गिल्ड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कहते हैं, ये RF है। मार्केट का रिटर्न ये RM है। कहता है बीटा बताओ, बीटा निकालना है। फॉर्मूले का रिवर्स यूज है। मैंने तो एक्सपोर्ट करके हाँ, एक्सपोर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। यानी KE का आंसर दिया हुआ है, RF दिया हुआ है, 09 is equal to बीटा फाइंड करना है। तो इसमें KE का आंसर था 9%, RF है 5.5%, बीटा फाइंड करना है एक्स रख के, या बीटा ही लिख दो। और RM था 10.5 माइनस 9। अब आपने इसको ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करना है कि बीटा निकले। 10.5 माइनस 10.5 माइनस 5.5, सॉरी सॉरी सॉरी। जी, 0 क्या आता है? 0 पॉइंट, देख लेना 70। क्या डिफरेंट आ रहा है? कैसे किया आपने? कैसे ये बताएं, एक्सप्लेन करें ना। पहले इनको माइनस किया, ठीक है। माइनस करके क्या आता है? माइनस करके आता है 5.05। हाँ, परसेंटेज ओपन कर ले, रिवर्स करते हुए मजबूरन परसेंटेज ओपन करनी पड़ेंगी। परसेंटेज के बगैर भी, ओपन किए बगैर अगर होता है तो वो कर लें। 0.7 परसेंटेज इसके साथ भी, ठीक है। अच्छा, आगे वो कहता है इसको इंटरप्रेट करो। वो कहता है ये क्या बताता है बीटा जो आपका निकल रहा है, कि कंपनी बी की जो फ्लक्चुएशन है वो मार्केट की फ्लक्चुएशन कम
से ज़्यादा है, कम है, ये उसका कितने टाइम्स है, तो आप इसको कह सकते हैं मार्केट में आने वाली फ्लक्चुएशन के मुकाबले में कंपनी बी की फ्लक्चुएशन उसका 0.7 टाइम्स भी कह सकते हो। ठीक है, 70% है, या अगर उसमें 10% कमी आएगी तो उसमें 70% और 7% कमी आएगी। ठीक है, या फ्लक्चुएशन इन द रिटर्न्स ऑफ बी कंपनी आर लोअर देन द फ्लक्चुएशंस ऑफ रिटर्न ऑफ द मार्केट। ठीक है, तो आप इसकी इंटरप्रिटेशन मांगी है उसने, आपने इसको इंटरप्रेट करना है। जी, वॉलेटिलिटी कहते हैं फ्लक्चुएशन को। वॉलेटिलिटी इन बी कंपनीज रिटर्न लेस देन 1 होने का मतलब होता है वॉलेटिलिटी इज लोअर देन द, या रिस्क इज लोअर देन भी कह सकते हैं। वॉलेटिलिटी इन बी कंपनीज रिटर्न इज लोअर देन द वॉलेटिलिटी इन एवरेज या इन स्टॉक मार्केट, इन मार्केट। ठीक है, मार्केट में आने वाली वॉलेटिलिटी के मुकाबले में बी के रिटर्न्स की जो फ्लक्चुएशन है वो कम है। अच्छा जी, आगे आ जाए, नेक्स्ट आ जाए जी, अगला मेथड आ जाए, मेथड नंबर 2 आते हैं ज़रा। हमने कहा था कॉस्ट ऑफ इक्विटी को निकालने के, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करने के कितने तरीके हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करने के कितने तरीके हैं, ये तो आज का लेक्चर है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के कितने तरीके हैं, तो यहाँ हमने लिखा था कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करने का जो पहला तरीका है वो है कैपम। ठीक है, दूसरा तरीका है उसका नाम है एपीटी, आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी। तो ये कैपम की है, बल्कि इसको मल्टी फैक्टर मॉडल भी कहते हैं। आ जाए जी, कैपम को ही बस चेंज करना है थोड़ा सा, तो लिखे जी दूसरा मेथड है कॉस्ट ऑफ इक्विटी बाय एपीटी मेथड। आर्बिट्राज कहते हैं रिस्कलेस प्रॉफिट को। लफ्ज आर्बिट्राज का मतलब होता है रिस्कलेस प्रॉफिट। आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी ये कहती है कि कोई भी इन्वेस्टर अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जब तयन करेगा तो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स में हर फैक्टर को इंपॉर्टेंस देगा, इसीलिए कोई भी इन्वेस्टर एबनॉर्मल रिस्कलेस प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। ठीक है, आर्बिट्राज का मतलब होता है एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा लेना बगैर टेकिंग एक्स्ट्रा रिस्क। वो कहता है नहीं, वो कमा ही सकता है एक्स्ट्रा रिटर्न रिस्क लेकर, रिस्क लिए बगैर, यानी रिस्क लेस प्रॉफिट को इन्वेस्टर नहीं कमा सकता। आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी नहीं एग्जिस्ट करती। ठीक है, लफ्ज आर्बिट्राज का मतलब क्या होता है, रिस्क लेस प्रॉफिट। ठीक है, तो एपीटी का मॉडल कहता है कोई भी इन्वेस्टर अगर रिस्क लेस प्रॉफिट कमाना चाहता है तो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की फ्लक्चुएशन की वजह से उसको रिस्क फेस करना पड़ेगा और वो नहीं कमा पाएगा। पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क लेस प्रॉफिट नेवर एग्जिस्ट। ठीक है, अच्छा अब इसमें हमने तो कैलकुलेशन करनी है कि आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी के मुताबिक आपकी फार्मूला क्या बनेगा, तो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फार्मूला है। बल्कि कैपम में और इसमें क्या फ़र्क है, कैपम में और इसमें क्या फ़र्क है, ये फ़र्क आपको पता हो सबसे पहले जी। ये कैपम से ज़्यादा रियलिस्टिक है, लेकिन थोड़ा इसमें कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए लोग अभी तक इसको फॉलो नहीं करते, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो कैपम में और एपीटी में क्या फ़र्क है, दोनों रिस्क की बेस पर रिटर्न तय करते हैं। कैपम जो है उसको कहा जाता है सिंगल फैक्टर मॉडल। क्या कहा जाता है कैपम को, सिंगल फैक्टर मॉडल। कैपम को सिंगल फैक्टर मॉडल कहा जाता है। सिंगल फैक्टर मॉडल का क्या मतलब है, आप ये जो रिस्क है ना, सारा रिस्क, हर तरह का रिस्क इसी एक बीटा के अंदर छुपाए बैठे हैं। तमाम मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स का जो रिस्क है वो इस एक बीटा के अंदर छुपा हुआ है। तो जो कैपम के क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं भाई किसी भी इकोनॉमी में
जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं उन सब को आप मिक्स अप करके जो बीटा पे शो कर रहे हैं, नहीं ये गलत है। हर फैक्टर का बीटा अपना होना चाहिए। इन्फ्लेशन रेट का बीटा अपना हो, इंटरेस्ट रेट की फ्लक्चुएशन का बीटा अपना हो, एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन का बीटा अपना हो। यानी एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन आने से मार्केट में हमारी कंपनी पे क्या इंपैक्ट आएगा, इंटरेस्ट रेट की, यानी हर फैक्टर को अकेला अकेला काउंट करें। आप सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की फ्लक्चुएशन को इसमें मिक्स करके खिचड़ी पका गए हैं। इसमें यह नहीं देखा जा रहा कि हमारी कंपनी को कौन सा फैक्टर ज्यादा असरअंदाज कर रहा है। ये तो मिक्स हो गया ना, एवरेज आउट हो गया। हो सकता है कि आपकी कंपनी ऑयल पे डिपेंडेंट हो और ऑयल प्राइसेस की फ्लक्चुएशन या एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन आपके लिए ज्यादा सेंसिटिव है, इन्फ्लेशन रेट शायद आपके लिए ज्यादा सेंसिटिव ना हो। ठीक है, तो एपीटी को मल्टी फैक्टर मॉडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपीटी इज अ मल्टी फैक्टर मॉडल। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला होता है रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा नंबर 1, इक्विटी बीटा नंबर 1, बल्कि माइनस करके रिस्क प्रीमियम कह देते हैं उसको। अब मैं आर एम माइनस आर एफ को, वो बहुत बड़ा फॉर्मूला बन जाएगा, रिस्क प्रीमियम ऑफ फैक्टर नंबर 1 प्लस दूसरे फैक्टर का, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर का बीटा और उसके लिए रिस्क प्रीमियम। इसी तरह तीसरे फैक्टर का जो भी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है, एंड सो ऑन। तो उसमें बीटा एक नहीं होगा, एक से ज्यादा बीटाज होंगे। ठीक है, हाँ, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर जितने भी हैं, आप जितना करोगे कॉम्प्रिहेंसिव होगा उतना। जी, जी जनाब, ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है जी? इसको अगर थोड़ा और ओपन करके लिखें, ओहो किधर गया, मैंने कहा इसको और ओपन करके लिखें, ऐसे भी लिखा जा सकता है। मसलन पहला फैक्टर है इन्फ्लेशन रेट। पहला फैक्टर कौन सा है? मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है इन्फ्लेशन रेट। तो इन्फ्लेशन रेट की फ्लक्चुएशन से ओवरऑल मार्केट के रिटर्न्स पे क्या फर्क आ रहा है? मार्केट के रिटर्न्स पे फ्लक्चुएशन सारे फैक्टर्स की नहीं, सिर्फ किसकी? इन्फ्लेशन रेट की। वो हमारे पास ऐसे स्टैट्स के सॉफ्टवेयर हैं, उसको बोलते हैं मल्टीपल रिग्रेशन। ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो क्या करते हैं, अगर स्टॉक मार्केट में आने वाली फ्लक्चुएशन है तो वो क्या करते हैं, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, सिर्फ ये बता देंगे कि इन्फ्लेशन रेट से कितनी फ्लक्चुएशन आ रही है। समझ आ रही है? इसी तरह, इसीलिए ये जो आर एम होगा, ये आर एम सारे फैक्टर्स की फ्लक्चुएशन को नहीं शो कर रहा होगा, ये पहले फैक्टर से स्टॉक मार्केट के रिटर्न कितने फ्लक्चुएट कर रहे हैं माइनस वही आर एफ है। आर एफ तो कॉमन ही होगा जी। दूसरा फैक्टर है मिसाल के तौर पर इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट की फ्लक्चुएशन से मार्केट के रिटर्न में क्या इफेक्ट आ रहा है, तो ये इस तरह। तीसरा फैक्टर है एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन, उसकी वजह से मार्केट के रिटर्न्स क्या फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो ये एपीटी का फॉर्मूला बना कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे ये जो इक्विटी बीटा है 1, ये क्या चीज़ है? सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ फर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, कुछ भी हो सकते हैं वो, ये वैसे एक ही दफ़ा आया हुआ है। अच्छा जी, ये 2 क्या है? मसलन जैसे मैंने इन्फ्लेशन रेट का है, ये आपका सेकंड इकोनॉमिक फैक्टर जो भी होगा। जितने फैक्टर्स आप ज़्यादा लेंगे उतना ये कॉम्प्रिहेंसिव बनता जाएगा। ठीक है, नहीं समझ आ रही? हर फैक्टर का रिस्क प्रीमियम भी डिफरेंट निकलेगा। नहीं बात समझ आई? आ जाए जनाब, एग्जाम्पल आई कैप की बुक से ही करते हैं, ये ज़्यादा आया नहीं हुआ, आई कैप की बुक से ही कर लेते हैं। ये आया ही नहीं हुआ, एक दफ़ा सिर्फ आज तक आया है, सिर्फ एक दफ़ा। ये एक दफ़ा, 1 मिनट के लिए इसको ना स्टॉप कीजिएगा भाईजान।
शाहजी, मैंने कहा इसको रोक दें 1 मिनट के लिए। आप मोबाइल